शुरुआत कहाँ से करें, आप बताएंगे। यही तो ध्यान रखना है, क्योंकि कॉपी अगर आप कर रहे हैं तो आपने बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आज देखा जाए ऑल्टरनेट क्लास के बाद देखा जाए तो ये थर्ड क्लास हमारी है ना। डेज में अगर काउंट करते हैं तो हमें बॉयलर प्लेट फिंगर टिप पर होना चाहिए। चलिए कौन हेल्प करेगा, जी बताएं। डॉग टाइप। निकिता क्या ये सही है, कैसे लिखना चाहिए मुझे। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये केसेस वगैरह सब ठीक है, अपर केस लोअर केस, उस केस को ध्यान दो। डी कैपिटल। हाँ, मैं वही नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ किसने कितने ध्यान से सुना क्लास को, इसलिए मैंने निकिता से पूछा। ठीक है, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं होता है ना। आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, बट W3C ने जो मैं रिकमेंड किया है वो क्या बोला है, आप इसको इस तरह से लिखें अपर केस में। नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है। नेक्स्ट हेड, देन टाइटल, टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि कीबोर्ड देख के लिखना पड़ रहा है। ठीक है, और कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की, एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए चीज़ें। अब कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक ना एक्सटेंशन आता है क्रोम, टाइपिंग ट्यूटर के नाम से, इसका इस्तेमाल करो। और हम डायरेक्ट इसको क्रोम में ही सर्च कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिल जाएंगे। वरना कोई अच्छा सा आपको ना सजेस्ट करूँगा देखकर बढ़िया से, क्योंकि टाइपिंग मास्टर करके भी आता था। टाइप मास्टर है, देखेंगे इसको, आपको बताते हैं बढ़िया सब कुछ। हाँ ये देखो, तो आपका ना कौन से फिंगर से कौन सा की प्रेस होना है, इसका मैं खास ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया हेड। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा आता है, बॉडी। बॉडी क्लोज करेंगे अपना, और लास्ट में HTML। बॉडी में आप यहाँ से जो भी मैसेज एंड यूज़र को ब्राउज़र में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ जाके टाइप कर सकते हो, जैसे कि पैराग्राफ। और पैराग्राफ को इस तरह से क्लोज और सेंटेंस को टर्मिनेट करेंगे। फाइल सेव, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है फाइल को सेव करते वक्त, कौन बताएगा। ठीक है, एक्सटेंशन। अब मैं अगर फाइल को इस तरह से लिख देता हूँ सेकंड क्लास, तो क्या ये सही है, क्या होना चाहिए इसमें, डॉट या हाइफन, और ये सब स्मॉल में होना चाहिए, है ना। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ से, तो अभी दिखाई दे रहा है फाइल नेम क्लियर। तो अब बीच में इन बिटवीन हाइफन आएगा, टू वर्ड्स के बिटवीन, 2 हो 3 हो 4 हो, वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा हम लोग टाइटल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक न्यूज़ साइट को देखते हैं, और अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे
20 मिनट लेट। तो देखिए इस न्यूज़ का टाइटल आप देखिए, जो यूआरएल हम लोग फाइल का यहाँ देख रहे हैं तो सभी में क्या है, हाइफन का इस्तेमाल हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो, ठीक है, बट मीनिंगफुल हो। लेकिन हाइफन के अलावा और कोई आपने सिंबल्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल एस और इस फाइल को हम ब्राउज़र में पॉइंट करेंगे। ये देखिए सेकंड क्लास ड्रैग एंड ड्रॉप, आउटपुट आ गया यहाँ पर। इतने पार्ट में आई थिंक अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो हमने लास्ट क्लास में फाइल्स अपने एक्सपीरियंस किए थे, जैसे कि हेडिंग्स थे, टोटल नंबर ऑफ हेडिंग कितने होते हैं? 6। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? H1। और लीस्ट इम्पोर्टेंट H6। और SU में कौन कौन से हेडिंग्स को गूगल सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है? H1 और H1, H2, H3, ठीक है। 4, 5, 6 गूगल की नज़रों में इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो लास्ट हम लोगों ने जहाँ एंड किया था वो था अपना टॉपिक पैराग्राफ। जहाँ पर हम लोगों ने प्री पर एंड किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाइल्स, यानी कि CSS का बेसिक। लास्ट रो तक सब विजिबल है ना? देखिए, HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and many more. So ये हमारा एक नॉर्मल पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ को हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके यहाँ पर एक प्रॉपर्टी असाइन किया है कलर, और कलर को हमने क्या रखा है? रेड। देखिए अगर स्टाइल एट्रीब्यूट की बात आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग एलिमेंट में ही स्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कलर है रेड, तो आप रेड का आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ हमने कलर डिफाइन किया है ब्लू, तो ये ब्लू का आउटपुट है। लास्ट एग्जांपल में हमने फॉन्ट साइज को 50 पिक्सल्स तक इंक्रीज किया है, तो ये आपको बिग में दिखाई देगा इस तरह से। तो स्टाइल की हेल्प से आप HTML एलिमेंट के लुक एंड फील को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो स्टाइल एट्रीब्यूट, setting the style of an HTML element can be done with style attribute. The HTML style attribute has the following syntax. Tag name, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, पैराग्राफ, हेडिंग, ठीक है। देन स्पेस, आपको ध्यान रखना है इन बिटवीन स्पेस नहीं होगा तो स्टाइल एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कोट में आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लाइक फॉन्ट साइज, कलर, ठीक है, उसका स्टाइल वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और वैल्यू हमें क्या रखना है उसमें, इक्वल टू, वो आप यहाँ पर पास करोगे। सो द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी, द वैल्यू इज अ CSS वैल्यू। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, बैकग्राउंड कलर, और कलर हमने क्या डिफाइन किया, पाउडर ब्लू। और अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारे बॉडी का कलर क्या है, डिफरेंट है ना। तो दो तरीके होते हैं चेंज करने के, एक होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, दूसरा होता है HTML का अपना खुद का एट्रीब्यूट। कैसे समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। हमने इसको टाइटल दिया चेंज BG कलर। बॉडी में आते हैं और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे BG कलर एट्रीब्यूट, इन्वर्टेड कोड। ध्यान रखना है एलिमेंट और एट्रीब्यूट इन दोनों के बीच में सिंगल स्पेस आएगा। मल्टीपल लगा दोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल स्पेस कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ओनली सिंगल स्पेस ही कंसिडर होता है। नेक्स्ट, आपको जो कलर समझ में आता हो, नेम हमने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक पिंक, और इस फाइल को आपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। कलर चेंज हो गया, ठीक है। आपने कलर चेंज करना है लाइक ग्रीन, प्रेस कीजिए कंट्रोल S और ब्राउज़र में रीलोड, कलर अगेन चेंज होगा हमारा। इसको हम बोलते हैं HTML एट्रीब्यूट। अब इनलाइन CSS के केस में किस तरह से चेंज होगा, आपने लिखना है स्टाइल, आपको यहाँ डिफाइन करना होगा
बैकग्राउंड कलर, और आप यहां पर जाके कलर का नेम डिफाइन करेंगे, कंट्रोल एस एंड रीलोड। तो काम तो दोनों से ही हो रहा है। फिर कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही है? देखो, अगर आप एक स्कूल के कैंडिडेट हो, ठीक है, तब तो HTML वाले एट्रीब्यूट से हम काम कर सकते हैं। बट आप सब लोग क्या है, प्रोफेशनल जर्नी यहाँ से कंप्लीट कर रहे हो, तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, क्योंकि HTML एट्रीब्यूट से कोई भी काम आज की मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग में नहीं लिया जाता, ठीक है। बट मैं आपको हर एक का सब्स्टिट्यूट जरूर बताते चलूँगा कि स्टाइल के अलावा अगर आप करना चाहें चेंज तो किससे होगा, ठीक है। तो क्या यूज़ करना है? BG कलर। बहुत सारे स्टूडेंट यू इस्तेमाल करते हैं कलर लिखने के लिए, यहाँ पर यू का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, कलर में COLOR आपने लिखना है, ठीक है। ये हुआ हमारा कलर चेंज करने के लिए। अब BG कलर में या स्टाइल इक्वल टू जो भी आप कलर का नेम डिफाइन कर रहे हैं, क्या ध्यान रखना है? HTML 140 कलर के नेम्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। आपको 140 कलर नेम यहाँ पर चला सकते हो। कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, वो देखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर कोड की, फोटोशॉप सभी ने किया हुआ है ना? एक न्यू फाइल, कंट्रोल एन, क्रिएट। तो आप लोग कलर पिकर में आते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा एक हैश का आपको सिंबल मिलेगा इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। कोई भी कलर जो भी आप चूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पीक पे आते हैं, ये हमने एक रेड कलर चूज़ किया है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना है? 255 है ना। आप ओनली वेव कलर करें, रेड का कोड आप देख सकते हैं क्या है, FF 4 टाइम 0, यानी कि FF, ये दो कैरेक्टर बिलोंग करते हैं रेड को। सेकंड जो आपके दो कैरेक्टर हैं ये आपके बिलोंग करते हैं ग्रीन, और लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स हैं बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो हेक्साडेसिमल है इसको 2-2 के पेयर में रखा गया। अब अगर हम लोग इस कोड को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कोड में, तो चला के देखो, FF 4 टाइम 0, ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे, कौन सा कलर बना? रेड कलर। तो आप नेम के अलावा क्या चला सकते हो? हेक्स कोड, हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, मैं उसको ज़रा समझूं। अगर आप ओनली वेब कलर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा? आप अपने कलर पिकर को हल्का सा मूव कीजिए, आपको वैल्यू में एक ना बहुत ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। बट अगर हम ओनली वेब कलर चूज़ करते हैं यहाँ पर, अब आप नोटिस करें, हम यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में अगर कर्सर मूव कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, है ना। बट इतना ही अगर आप माउस नॉर्मली मूव करेंगे तो आप देखें कलर कितने चेंज हो रहे हैं। क्या होता है कि वेब सेफ जो कलर होते हैं वो होते हैं ओनली 216 कलर मात्र, जो वेब के लिए सेफ कलर माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग इतना ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं, ये सब क्या है? देखो, अगर हम लोग नॉर्मली यहाँ पर देखते हैं तो 0 की शुरुआत से समझेंगे, तो यहाँ पर कौन सा कलर बनता है अपना? ब्लैक कलर, है ना। तो यानी कि 0 भी एक कलर है। तो बोला जाता है 255, बट एक्चुअल में ये होता है 256, क्योंकि 0 भी एक नंबर है। तो 256 कलर एक चैनल में होता है हमारा। ये चैनल्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। रेड में होता है 256 मल्टीप्लाई विद ग्रीन मल्टीप्लाई विद ब्लू। इतने नंबर ऑफ कलर्स आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, 16.7 मिलियंस कलर, ठीक है। और जब आप डिज़ाइन बनाने जाते हो ना तो कलर कम पड़ते हैं आपको, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कलर्स हमारे पास अवेलेबल है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे ट्रिलियंस कलर बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको। टीवी सेक्टर में तो आ चुके हैं ऑलरेडी, मोबाइल फ़ोन में बिलियंस कलर तक हम लोग आ चुके हैं।
तो ये समझ में आ गया कलर का कैलकुलेशन कि हमारे कंप्यूटर नंबर ऑफ कितने कलर होते हैं। तो प्राइमरी कलर होता है RGB, इनको अगर आप उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ कलर्स मिल जाएंगे यहाँ से। ओनली वेब कलर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कलर मेरा वेब सेफ है या नहीं। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं किसी भी कलर को, ठीक है, तो ये वेब सेफ कलर नहीं है। और आप ये कैसे पहचान पाओगे, आपके अंदर ये एक्सपर्टीज कैसे डेवलप होगा। तो देखो ध्यान क्या रखना है, वेब के जो भी कलर 216 हैं उसमें या तो 0 होगा, या इसके बाद सीधे 3 होगा, या इसके बाद 6 मिलेगा आपको, इसके बाद 9, इसके बाद C, और लास्ट हो जाता है एंड F। अगर इन नंबर्स और अल्फ़ाबेट के अलावा आपको कोई दूसरा वैल्यू अगर मिल जाता है तो वो वेब सेफ नहीं है। चलो ट्राई मार के देखेंगे इसको। ओनली वेब कलर मोड एक्टिवेट, नीचे से शुरू करते हैं। कौन सा कलर है? 0, फिर नेक्स्ट। अब ये देखें हमने शेड्स। अब बात करेंगे क्या, टिंट की। ये देखो F के बाद क्या है, C, डार्कर करने के लिए 9, और डार्क करना है 6, 3, और जब 0 मिक्स होगा तो यानी कि एकदम प्योर आपका कलर बनेगा। समझ आ रहा है? तो फोटोशॉप आप सभी ने जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा, आपके कोई भी फोटोग्राफ जब कैप्चर होती है तो 3 चीज़ें होती हैं उसमें, शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। ऐसे होता है ना। तो इसी तरह से चलता है कैलकुलेशन। अब आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करो एग्जांपल के लिए, आप देख सकते हो जो मैंने नंबर आपको बताया उसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं। या तो 3 है या 0 है, ऐसा तो नहीं कि ABCD कुछ भी आ रहा है। बट जैसे ही अगर आप ओनली वेब कलर्स को ऑफ करोगे, देखो नंबर का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, तो ये वेब का कलर तो नहीं हो सकता। ठीक है, देख रहे हो ABCD सब चल रहा है इसमें। एक दिन में सीखे हम लोग कलर वेब में कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, या तो 0 होगा, या 3 होगा, या 6 होगा, 9, C, या फिर F। कोई भी कलर बनेगा इन्हीं से मिलके बनेगा। बॉटम में आके ट्राई करो, F93, इस तरह से कॉम्बिनेशन काम करेंगे आपके। तो ये जो जर्नी थी ये थी हमारी CSS 2 तक, क्योंकि जैसे हम लोग HTML 5.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2017 के बाद से, उसी तरह से CSS का जो वर्जन चल रहा है वो है 3। CSS 2 तक सिर्फ 216 कलर ही आप इस्तेमाल कर सकते थे, और अगर नेम के थ्रू जाते हैं तो हम लोग ओनली 140 कलर नेम्स का ही यूज़ कर सकते थे। बट आज की डेट में वेब के अंदर हम लोग मिलियंस ऑफ कलर में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आगे आपको अप्रोच बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ 216 कलर तक ही आप काम करेंगे, या फिर 140 कलर नेम्स के साथ। चलो बता ही देते हैं, जब टॉपिक आया तो इतना सस्पेंस क्यों रखना। स्टाइल, ये हमने रेड डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखना होता है कलर, और कलर में भी आप लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। चेंज हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करें। कोड अपर केस लोअर केस कैसे भी चला सकते हो। ठीक है, तो जब CSS 2 वर्जन था तब हमें आप यहाँ पर 6 डिजिट में लिखना होता था। मॉडर्न प्रैक्टिस कहती है एक एलिमेंट रेड का, सेकंड एलिमेंट ग्रीन का, थर्ड एलिमेंट ब्लू का, इससे भी आप रेड कलर ही अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 16.7 कलर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आपको लिखना होगा RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये पॉसिबल हुआ CSS 3 में आने के बाद। तो रेड का कोड क्या होता है 255, बाकी रिफ्रेश करिए अपने पेज को, अब आप कोई भी कलर चला सकते हो। यानी कि अगर आपको कलर बनाना नहीं आता, फोटोशॉप में जाइए, यहाँ से वैल्यू देखिए 25, 239, 146, कोड में आइए,
प्रेस कंट्रोल एस, सॉरी मैंने नंबर गलत कर दिया है, 239146 था, आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो RGB भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और आपके पास एडवांटेज है, ए, ये क्या है, अल्फा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी हम लोग डाल सकते हैं मॉडर्न वेब डिजाइनिंग में। तो आप यहाँ पर जाके कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने लिखा 0.5, 5 यहाँ पर है 50%, तो आप यहाँ देखेंगे लाइट हो जाएगा इस तरह से। बट अभी समझ में बहुत अच्छे से नहीं आएगा, बेस के ऊपर हम लोग कोई और कंटेंट जब डालेंगे तो आप देखेंगे वो सी थ्रू हो जाएगा, है ना, नीचे का पार्ट दिखना चाहिए उसके अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग। और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि हम लोग HSL मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दी टॉपिक आने वाला है आपका, डिटेल में समझ जाएंगे आप लोग। तो ये पार्ट क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है इनलाइन CSS की अप्रोच में पाउडर ब्लू कलर का, तो आपका इस तरह से कलर क्रिएट होगा। बात करते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आपका कीवर्ड चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी यहाँ पर था बैकग्राउंड कलर, तो ये बेस के लिए था। ये फोरग्राउंड के ऊपर जो आपका टेक्स्ट है उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कलर रेड और ब्लू में रिप्लेस हो गया हमारा। कोड देखने के लिए आपको कमांड पता है Ctrl+U, आप यहाँ से देख सकते हैं इसका कोड। फॉन्ट फैमिली, अगर आपको लगता है मुझे फॉन्ट चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर में फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। और ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट कौन सा होता है, सेरिफ या sans serif? नाम सुने जो मैंने बोला अभी, सेरिफ या sans serif सुना होगा, ठीक है। आपने क्यों नहीं सुना, टाइपोग्राफी क्लास मिस की थी, याद नहीं रहा। देखो फॉन्ट ना दो फैमिली में डिवाइडेड है, सेरिफ और sans serif। सेरिफ फॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और ये ना थोड़े पॉइंटेड फॉन्ट होते हैं। बट पॉइंटेड फॉन्ट क्या होता है ना, वेब में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो जब आप कोई मैटर यहाँ लिखते हो तो उसको क्लियरिटी को किल कर देता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, कुछ दिखाते हैं आपको। नोटपैड अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फोटोशॉप में आते हैं, प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, और एक डेमो टेक्स्ट हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे। कंटेंट कॉपी, नोटपैड, कलर की हमें नीड नहीं है, इसको हटाइए। पैराग्राफ में इसको कॉल कर लीजिए। एक और पैराग्राफ क्रिएट करेंगे यहाँ पर, Ctrl+S, वेब ब्राउजर में आइए, जूम आउट करेंगे। अब आप ये टेक्स्ट देख रहे हो, ये 16 पिक्सल का फॉन्ट साइज है, बॉडी का बाय डिफॉल्ट, और टाइम्स न्यू रोमन हमारा फॉन्ट का नेम है। अब इस टेक्स्ट में आप एक बार देख लीजिए इसको। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ उसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक HTML एलिमेंट का इस्तेमाल किया है फॉन्ट, और मैंने इसको जाके बोला है फेस, और फेस क्या हो जाए, सेरिफ, यानी कि एरियल। तो sans serif में मुझे इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस किया हमने, फॉन्ट टैग क्लोज। दोनों पैराग्राफ में डिफरेंस देखो, क्लियरिटी किसके अंदर ज़्यादा है, फर्स्ट वाले में ज़्यादा क्लियरिटी। देखो ना, हमने कोई साइज को चेंज किया ना कुछ किया, तो समझ में आ रहा है कि वेब में किस तरह के फॉन्ट चलते हैं। यानी कि अगर आपको कंटेंट रीडेबल बनाना है, दोनों ही सेम टेक्स्ट है, सेम साइज है, बट विजिबिलिटी जो है ज़्यादा वो इस वाले फॉन्ट में मिलेगी आपको। तो ध्यान रखना है, sans serif यूज़ होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर, खासकर जहाँ पर आप लोग कोई टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। और सेरिफ फॉन्ट आप यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि टाइटल हो गए, उस तरह की चीज़ों के लिए। तो एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। MWF, एक बच्ची है हमारी 3.5 से 5 के बैच में, रश्मि। ठीक है, इनका प्रोजेक्ट हमें मिलेगा गूगल ड्राइव,
आप सभी लोग अपनी गूगल ड्राइव बनाइए और अपना वर्क डेली आपने क्या प्रैक्टिस किया उसको शेयर किया कीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस फॉन्ट को ध्यान से देखिए, तो ये थोड़े पॉइंटेड फॉन्ट दिखाई दे रहा है आपको, इनमें टेल है, कर्व है एंड में। इस तरह के जो फॉन्ट होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, सेरिफ, ठीक है। और ये जो फॉन्ट है हमारे ये क्या होते हैं, सैंस सेरिफ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे इस एरिया में तो देख रहे हैं कि बड़ा टेक्स्ट जहाँ लिखा जा रहा है, जहाँ पर लार्जर साइज हो वहीं आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बारे में अगर हमने कुछ लाइनें लिखी हैं तो वन लाइनर टू लाइनर वहाँ पर सैंस सेरिफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह के टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे डिस्क्राइब करने के लिए तो विजिटर आपके कंटेंट को बहुत अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे इसके ऊपर डिटेल में एक्सरसाइज आगे आपको मिलने वाली है, बट मैंने आपको टॉपिक आया तो क्लियर कर दिया इस चीज़ को। तो जैसे कि यहाँ पर हमने दो फॉन्ट यूज़ किए, वर्धना एंड कोरियर। कोरियर फॉन्ट होता है मोनोस्पेस और ये होता है आपका सैंस सेरिफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें स्पेसिंग आपको कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। तो मोनोस्पेस फॉन्ट कहाँ यूज़ होते हैं, जनरली गवर्नमेंट सेक्टर्स के जितने भी बिलिंग के काम होते हैं वो सब मोनोस्पेस में होते हैं, क्योंकि आपकी बिल इनवॉइस जो है बहुत क्लियर हो, या फिर जो कोड वगैरह लिखे जाते हैं आपके वो भी आपके मोनोस्पेस में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट साइज, तो इसके लिए आप यहाँ डिफाइन करते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को हम लोग पिक्सल्स, सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर, परसेंटेज, पाइका, पॉइंट्स, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इतने सारों में बेस्ट क्या है, किस में हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्क्रीन के लिए जो बेस्ट सुटेबल आपका यूनिट होता है मेजरमेंट का वो होता है पिक्सल्स, है ना। बट वेबसाइट अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना होता है REM, ठीक है। ये एक यूनिट नया इंट्रोड्यूस किया गया वेब के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, वेबसाइट्स आज की डेट में कंप्यूटर पर कम विजिट होती हैं, मोबाइल्स पर ज़्यादा विजिट होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे फॉन्ट में एक इलास्टिसिटी बनी रहे, वो स्केल अप स्केल डाउन हो पाए। तो उसके लिए हम लोग पिक्सल्स का यूज़ ना करके REM का यूज़ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आप समझे, यहाँ पर इस HTML स्टाइल को ध्यान से देखिए, हम 100% पर देखेंगे इसको। अब आप नोटिस कीजिएगा कि अगर मैं पेज को छोटा करता हूँ तो ग्रेजुअली इसका साइज छोटा होगा, दिखाई दे रहा है। मैं पेज को बड़ा करता हूँ धीरे धीरे, HTML स्टाइल बड़ा होता आ रहा है धीरे धीरे, है ना। साइज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जितना स्क्रीन छोटा होगा मेरा फॉन्ट स्मार्ट अपना आप स्क्रीन के हिसाब से सही हो जाएगा खुद ही। ये नहीं कि आपको अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग फॉन्ट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। बट HTML में अभी ये पावर नहीं है, क्योंकि ये मैंने बनाया है स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। इसमें ये कैपेबिलिटी है, आपके अभी नॉर्मल HTML ये कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी। ट्राई कर सकते हो। हम यहाँ जाकर एक डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से HTML स्टाइल। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे H1, मैटर पेस्ट कीजिए और H1 क्लोज, कंट्रोल S, ब्राउज़र में करेंगे रीलोड। एक तो देख सकते हैं फॉन्ट हमारा कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन। अब आप यहाँ देखिए साइज़ को स्केल डाउन करिए, स्केल अप करिए, क्या कोई चेंजेस है साइज़ में, नहीं है ना। तो वो तब पॉसिबल होगा जब लोग CSS वगैरह सीख जाएंगे, या फिर आगे जाके आपको सीखने के लिए मिलेगा बूटस्ट्रैप, तब पॉसिबल होगा। तो टेक्स्ट साइज वाला पार्ट देखते हैं। परसेंटेज में हम लोग टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल। तो जब हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया कितना, 150%, तो एक्चुअल में ये 24 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हमने पता लगा ये 24 पिक्सल है, देखो 100% पर अगर कोई फॉन्ट हम लोग देख रहे हैं यानी कि वो अपने ओरिजिनल साइज में, तो ओरिजिनल साइज हमारा कितना है 16 पिक्सल। 150% जब आपने उसको साइज दिया तो 16 का हाफ कितना हुआ 8, तो 16 + 8 कितना हो गया
24 पिक्सल। तो परसेंटेज में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेशन चलेगा आपका। और ये आपका हेडिंग का साइज हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आपको ये स्क्रीन के मिडिल में दिखाई देगा। कुछ चेंजेस करके दिखाते हैं आपको। हम लोग इंग्लिश कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूएस, और यूएस इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट चलती है, ऐसे है ना। तो लेफ्ट अलाइन हमें करने की भी ज़रूरत होती नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से अलाइनमेंट हटा दें, इसको हम करें कमेंट, उसकी बनाएंगे कॉपी, पेस्ट, इस एट्रीब्यूट को रिमूव कीजिए, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, रीलोड करेंगे। डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, लेफ्ट। अब या तो आप इनलाइन स्टाइल के थ्रू ये काम कर सकते हैं, या फिर आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे अलाइन, लिखिए सेंटर, रीलोड करिए, चेंजेस हुआ अलाइनमेंट। और क्या कर सकते हैं, राइट, ठीक है। लेफ्ट डिफॉल्ट होता है, आप लिखेंगे तब भी लेफ्ट में जाएगा, और अगर हटा देंगे तब भी वो डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आने वाला है। पैराग्राफ, पैराग्राफ में लेफ्ट सेंटर राइट के अलावा आप एक और काम कर सकते हो। तो फोटोशॉप में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग कोई मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है यहां आने के बाद जस्टिफाई, ठीक है। यही काम आप कोडिंग से भी कर सकते हो। कैसे, अभी हमने अपना जो एग्जाम्पल बनाया था, यहाँ पर एक पैराग्राफ देख सकते हैं आप, ठीक है। इस फाइल को ओपन करेंगे वेब ब्राउजर में, ये देखिए, तो टेक्स्ट लास्ट में क्या है, जिगजैग दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट से एकदम वेल अलाइन आपको मिल रहा है। हम चाहते हैं बोथ साइड ऐसे ही मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे, पैराग्राफ में लिखिए अलाइन एट्रीब्यूट, यूज कीजिए जस्टिफाई, दोनों एजेस बढ़िया से आ रहे हैं। तो ऐसी अप्रोच कहाँ देखने के लिए मिलती है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, है ना। तो वहाँ पर आप देखो प्रॉपर कॉलम अप्रोच होती है, और उसमें आप बहुत अच्छे से टेक्स्ट को एक्सपीरियंस करते हो। अब वहाँ पर अगर पैराग्राफ बनाया जाए और कॉलम के अंदर टेक्स्ट इस तरह से अगर होगा, तो रीडिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, तो लाइन की जो कंटिन्यूटी होती है उसको ब्रेक करेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर एचटीएमएल स्टाइल, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग यानी कि जैसे कि आप लोग फोटोशॉप में देखते हैं कि आपको टेक्स्ट को समटाइम्स बोल्ड भी करना होता है ना। तो बोल्ड वगैरह के कंट्रोल आपके पास यहाँ से अवेलेबल होते हैं, या फिर आप यहाँ से भी बोल्ड वगैरह करा सकते हो। उसी तरह से कोडिंग के अंदर में कई बार बोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। HTML contains several elements for defining text with a special meaning। जैसे कि पैराग्राफ में हम इस स्टेटमेंट को बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या डिफाइन किया है, बी एलिमेंट, और बी में हमने ओपन किया और क्लोज कर दिया, तो ये मैटर हमारा बोल्ड होने वाला है। इसी तरह से अगर आपको इटैलिक डिफाइन करना है तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे, और ये देखिए आपका मैटर इटैलिक दिखाई देगा इस तरह से, ये बोल्ड है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करें सबस्क्रिप्ट, तो ये बेस लाइन से आपको नीचे मिलेगा, और ये है सुपर स्क्रिप्ट, तो ये टॉप लाइन से ऊपर दिखाई देगा आपको। तो जनरली केमिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। या फिर जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड के नेम होते हैं, तो उस पर ट्रेडमार्क TM लिखा होता है, रजिस्टर्ड, कॉपीराइट, तो वो लिटिल बिट अपर साइड आपको देखने के लिए मिलता है। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि B फॉर बोल्ड,
strong for important, I for italic, em for emphasize, mark for mark text, small for smaller text, del for deleted, ins for inserted, sub for subscript एंड सुपर फॉर सुपरस्क्रिप्ट। सभी के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे बी और स्ट्रॉन्ग दोनों में आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ठीक है, और इस वाले एग्जांपल में हमने स्ट्रॉन्ग का यूज किया है। तो क्या दोनों में अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, ये स्ट्रॉन्ग है और ये बोल्ड है, सिर्फ वर्ड के डिफरेंस के अलावा विजुअली तो कोई डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा इसमें, है ना। तो सवाल आता है कि भाई इस्तेमाल कौन सा करना है। तो यहाँ पर अगर हम थ्योरी को देखें ध्यान से, CSS टेक्स्ट अलाइन, सॉरी हम गलत फाइल में, इस पर आते हैं। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, ठीक है। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। तो देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग आउटपुट तो सेम है, बट टेक्निकली इनका यूज डिफरेंट है। कैसे? एक वेबसाइट विजिट करते हैं, वेब टाइकून्स, कंटेंट पर आते हैं। ध्यान से देखिए इस आर्टिकल को जो यहाँ लिखा हुआ है इस वेबसाइट के बारे में, वेब टाइकून्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। अब ये लाइन को देखा जाए तो कंपनी के बारे में, और अगर हम लोग स्क्रीन वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो एक कीवर्ड है जो कि एक सर्चर के इंटेंट से हो सकता है कि मैं एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूँ जो वेबसाइट डिजाइनिंग में डील करती हो, तो मैं क्या लिखूंगा, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी दिल्ली। अब ये पार्ट अगर हम लोग यहाँ से इंस्पेक्ट करें इस तरह से, तो ये लाइन किस एलिमेंट में है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि गूगल के एल्गोरिदम को एक सिग्नल जा रहा है कि भाई ये एक कीवर्ड है आपके कंटेंट के अंदर। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि जो पार्ट आपको लगता है कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे कंटेंट में, तो उसको बोल्ड नहीं करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मुझे वो गूगल में रैंक कराना है। तो रैंक कराने के लिए आप क्या करोगे, इसको स्ट्रॉन्ग में डिफाइन करोगे। और आपको लगता है कि जस्ट मुझे सिंपल बोल्ड करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए टिप हो गया, एग्जाम्पल के लिए नोट हो गया, तो इस तरह का कोई कीवर्ड तो हुआ नहीं है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हुआ, इसको आप बोल्ड से डिफाइन करोगे। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स वो जाएंगे स्ट्रॉन्ग में, और जो आपके नॉन इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं वो आपकी जाएंगी बोल्ड के साथ। क्लियर है? विजुअली नो डिफरेंस, आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट भी बोल्ड आउटपुट देगा और बोल्ड के थ्रू भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। बट इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये देखो सब कीवर्ड है, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर्स, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर्स, ये सब क्या कीवर्ड स्टफिंग है। अगेन राइट क्लिक से इंस्पेक्ट से समझेंगे चीज़ों को। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। तो जब भी हम कोई कंटेंट लिखें वेबसाइट के लिए अपनी, तो उसको एकदम फ्लैटन नहीं करना चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ पर उन्हें लगता है कि कीवर्ड है वो पार्ट, उन्होंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो जब गूगल का एल्गोरिदम आपके कंटेंट को स्कैन करता है तो उसके अंदर से वो कीवर्ड को बहुत इजीली फिल्टर कर लेगा कि कौन कौन सा कीवर्ड इसमें मुझे इंडेक्स कराना है। समझ में आया या डाउट है? बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस क्लियर सभी को? नेक्स्ट, आई एंड ई एम एलिमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो दोनों ही इटैलिक आउटपुट देंगे आपको। द HTML I element defines a part of text in an alternative voice or mode. The content inside is typically displayed in italic or oblique. Tip: the I tag is often used to indicate a technical term, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, तो ये आपको नॉर्मल के कंपैरेटिबल में इस तरह से दिखाई देगा। अभी अगेन हमने यहाँ पर कोई फॉन्ट वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये आपको टाइम्स न्यू रोमन में इस तरह का कुछ रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं द HTML EM एलिमेंट डिफाइंस एम्फेसाइज टेक्स्ट, द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड अगेन इन इटैलिक। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, अ स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड्स इन EM विद एन एम्फेसिस यूजिंग वर्बल स्ट्रेस।
तो विंडो में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार आपसे बाय मिस्टेक नरेटर एक्टिव हो जाता है। नरेटर जहाँ भी आपका माउस जाता है बोल के बताता है, नोटिस किया होगा। आपके फ़ोन में एक फीचर होता है टॉक बैक। जो लोग देख नहीं सकते वो लोग फ़ोन तो रखते हैं ना, तो चलाते कैसे वो लोग? टॉक बैक से, ठीक है। तो जैसे ही वो जिस भी फीचर को टैप करते हैं वो फीचर फ़ोन बोल के बताता है कि आपने किसको टैप किया है। तो ईएम कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पर आप चाहते हो ऐसे लोगों के लिए हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं जो फिजिकली चैलेंज है, तो वहाँ पर आप इटैलिक आई का इस्तेमाल ना करके क्या करेंगे, ईएम। हम चाहते हैं कि उस तरह के फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए कंटेंट डिवाइस बोल के बताए। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी साइट्स होती हैं, एग्जाम्पल यूपी गवर्नमेंट, कुछ दिखाई दे रहा है? हैंडीकैप लोगों का सिंबल, एक व्हील चेयर आइकन बना हुआ है जैसा आप लोग डीटीसी बस के गेट पर देखते हो। एक्सेसिबिलिटी क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहा है जिसको ये फॉन्ट साइज सही से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है यहाँ से, ठीक है। नॉर्मली साइट में ऐसा नहीं मिलेगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन आप चलाओगे वहाँ पर ये फीचर नहीं मिलता हमें, ठीक है। पहला समझ में आया, एक्सेसिबिलिटी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। इसके बाद ऐसा पर्सन हो सकता है जो कलर ब्लाइंड हो, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसको नहीं देखा, वो जो देख नहीं सकता एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, स्क्रीन रीडर। उसके बाद क्या होगा, ये पूरी वेबसाइट अपना आप स्क्रीन रीडर रीड करके बोल बोल के बताएगा कि इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ध्यान रखना ये फीचर्स हम प्राइवेट सेक्टर के लिए जो वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही देखने के लिए मिलेगा आपको। नेक्स्ट, मार्क। The HTML mark element defines text that should be marked or highlighted। जैसे आप लोग अपने स्टडी टाइम में हाइलाइटर से कोई लाइन फ्रेज हाईलाइट करते हो ताकि आपको आई कैचर अलग से दिखाई दे। सो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क, तो मिल्क को हमने हाईलाइट कर दिया इस तरह से। अब इसका कलर क्या रहा है हमें, येलो। डिफ़ॉल्ट यही है HTML में, CSS से आप इसको चेंज कर सकते हो, है ना। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर ही येलो, तो येलो में येलो तो दिखेगा नहीं, तो उस केस में इसको आपको कोई डिफरेंट कलर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्मॉल। द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट, तो आप यहाँ देखेंगे कंपैरेटिवली डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ये आपका स्मॉल साइज में मिलेगा। स्मॉलर में जैसे हमारा 16 पिक्सल डिफ़ॉल्ट होता है, 8 पिक्सल में काम करता है। Next, del. The HTML del element defines text that has been deleted from a document. Browser will usually strike a line through deleted text. So click करेंगे यहाँ पर, my favorite color is blue, हमने इसको स्ट्राइक किया यानी कि डिलीट किया, क्या बताया, रेड। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ई कॉमर्स वेबसाइट, प्राइस स्लाइस करके 999 स्लाइस किया 499, है ना। और कहाँ यूज़ होता है, कंटेंट राइटिंग के अंदर। लेट्स से कि आप लोग कंटेंट राइटर हो और मैं आपके लिए मैं आपके कंटेंट को जज करने वाला कंपनी के अंदर TL GL कुछ भी हो सकता हूँ। आप आर्टिकल अपना मेरे पास तक लेके आते हो तो मैं आपको बोलता हूँ इसको करेक्ट करके लेके आओ, तो जब आप करेक्शन करेंगे तो डिलीट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट आपने क्या लिखा तो पहले वाले को स्ट्राइक करेंगे आप। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। बाकी डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हो प्राइस जहाँ पर भी स्लाइस किए जाते हैं आपके, जैसे फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट जो आप यहाँ से देखेंगे, जैसे कि कुछ कीवर्ड डाल देते हैं, दिखाई दे रहे, प्राइस स्लाइस। नेक्स्ट, INS inserted. The HTML INS element defines a text that has been inserted into a document. Browsers will usually underline inserted text. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सबस्क्राइब, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लाइक H2O,
तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। The HTML sub element defines subscript. Subscript text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O. इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फुट नोट के लिए इसको यूज़ किया है, तो ये अपर साइड आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कोटेशन, HTML कोटेशन एंड सिचुएशन। तो अगर आपको कोई लाइन, कोई फ्रेज किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लाकर अपनी वेबसाइट में उसको डिस्प्ले कराना है, तो आप यूज़ करते हैं ब्लॉक कोड का, ठीक है। ब्लॉक कोड का काम क्या होगा कि जो भी मैसेज आपने लिखा होगा वो उसको लेफ़्ट और राइट से स्पेसिंग मेंटेन करके राइट करेगा। आप देख सकते हो ये टेक्स्ट लेफ़्ट से स्टार्ट है, बट ब्लॉक कोड के अंदर जो भी हमने मैसेज लिखा है वो थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट राइट से उसके बाद स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को स्टैंड आउट करता है, अलग से आपको आई क्या चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ब्लॉक कोड में आप यहाँ पर साइट का यूज़ करके कहाँ से आपने ये मैटर लिया है उसके बारे में आप बता सकते हो। अब ब्लॉक कोड ही क्यों, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे। देखो क्या होता है कि 2020 से पहले जब लोग वेबसाइट बनाते थे ना, मान लो कि आप वेब डिज़ाइनर हो, एक क्लाइंट आता है और उसने आपको एक रेफरेंस दिया कि भाई मुझे एक अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट बनानी है फॉर एग्जांपल। अब अमेज़ॉन की वेबसाइट में कंटेंट भी लिखा होगा, आपने बिंदास उसको कॉपी किया और अपनी वेबसाइट में लगा दिया, खाली ब्रांड का नेम बदल गया, लोगो बदला, कौन चेक कर रहा है इतना डिटेल में। 2020 में गूगल ने एक पॉलिसी निकाली प्लगरिज्म, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये इतना स्मार्ट मैकेनिज्म है कि जो अपने आप पता लगा लेता है कि वो कंटेंट कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और अगर आप उस कंटेंट को अपना क्लेम करते हो तो आप गए ब्लैकलिस्ट हो गए, ठीक है। जिससे देखते हो ना कॉपीराइट। अभी जैसे क्या होता है कि एआई जब से मार्केट में आया है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस तरह के बहुत सारे एआई मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे आप शटर स्टॉक पर जाते हो तो उसमें वाटर मार्क होता है, हम वाटर मार्क रिमूव करके खुश हो जाते हैं, है ना, कि वाटर मार्क चला गया, डिज़ाइन अपना हो गया। बट नहीं, क्या होगा कि जब वो आपका डिज़ाइन किसी क्लाइंट के लिए जाएगा वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो हमारे यूएस यूके के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, अगर मान लो कि आप एक फ्रीलांसर हो, एग्जाम्पल के लिए आप सोचो कि आप अपवर्क में रजिस्टर हो, अपवर्क जहाँ से हम लोग फ्रीलांस में काम लेते हैं, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया। अपवर्क में अगर आपको क्लियर करना है अपना प्रोफाइल, तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अगर आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर से कोई डिज़ाइन बना के दे दिया, तुम तो कम फंसोगे, वो ज़्यादा फंसेगा। तो सबसे पहले आपसे वो इस सब चीज़ों से बचने के लिए लाइसेंस मांगेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है वैलिड, तभी वो आपको काम देगा, अदरवाइज आप अपवर्क में वर्क जब आप बिड लगाते हो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो, हमने जब ये स्टेटमेंट किसी वेबसाइट से उठाया तो हमने क्या लिखा उसके बारे में, कहाँ से लिया हमने वो, है ना। अगर आप ये नहीं बताओगे तो देखते हो, जैसे हिंदी में अगर आपको न्यूज़पेपर देखते हो या जैसे कोई न्यूज़ टीवी पर अगर चल रहा होता है तो वहाँ नीचे लिखा होता है न्यूज़ कर्टसी बाय या सौजन्य से। तो क्या है, वो बता रहे हैं कि हमने कहाँ से लिया है। कल को ऐसा ना हो कि आज तक उस न्यूज़ को दिखा रहे हैं और एएनआई उसको क्लेम कर दे भाई तुमने मेरा न्यूज़ कैसे दिखाया, उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो उसी तरह से ब्लॉक कोड का यही काम होता है। तो मैं जरा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं अपनी, कैंपस में एंटर करेंगे, यहाँ से कोर्सेज में आते हैं और ओवरव्यू पर आते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे इस तरह। स्मॉल एसईओ टूल, हम यहाँ आते हैं। सबसे पहला फीचर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा प्लगरिज्म चेकर। यहाँ पर अपना मैटर कॉल कीजिए। फ्री में आप यहाँ पर 1000 कैरेक्टर तक चेक कर सकते हैं, पेड वाले में कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ से आप इसको चेक परफॉर्म करिए। अगर ये मैटर कहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो ये आपको बता देगा कि कितना कंटेंट आपका कॉपी है इसमें, ठीक है। तो हमें कुछ देखने के लिए मिला, क्या लिखा है, 100% प्लगराइज्ड कंटेंट है।
कैसे? तो आप देख सकते हो वेबसाइट कौन सी है, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, यानी कि मेरी वेबसाइट का ही पाथ आ रहा है ना, तो सही है। मतलब एक और इसको मिला 25%, ठीक है। और ये है अरीना एनिमेशन jpr.com, उन्होंने भी हमारी लाइन को लिया और यहाँ से देख रहे हो ये चेज योर ड्रीम करियर, ये लाइन यहाँ पर मैच हुआ है। तो कहाँ कहाँ पर आपका कंटेंट यूज हो रहा है आपकी वेबसाइट से कॉपी होके, वो भी आप पता लगा सकते हो। या फिर बीइंग अ वेब डिजाइनर आपने किसी कंटेंट राइटर को ऑनबोर्ड किया कि भाई हमारे लिए कंटेंट लिखो, और उसने चैट जीपीटी उठा के आपको दे दिया, तो आप पता लगा सकते हो। तो जैसे इसके भी न्यूट्रल करने के लिए कुछ टूल्स आ चुके हैं मार्केट, जैसे क्विलबॉट है ना, आप उसमें जाकर रिफ्रेश कर सकते हो, तो उनको भी डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। गूगल ने देखो एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव गूगल की तरफ से, कि कंटेंट राइटर किल ना हो जाए। तो उसने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया कि आपका एआई कंटेंट कंसिडर ही नहीं होगा। अगर आपकी वेबसाइट में एआई जनरेटेड कंटेंट होगा, आपकी वेबसाइट कितना भी जोर लगा लो कभी रैंक ही नहीं हो पाएगी। उसने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया कंटेंट राइटर्स के लिए, क्योंकि कंटेंट में जब तक ह्यूमन टच नहीं होगा तब तक उसमें मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो एआई कंटेंट 2024 से गूगल ने बिल्कुल बैन किया हुआ है। और जैसे अभी हाल फिलहाल में देखोगे ना, एक ट्रेंड चला है, क्या वो गिबली ट्रेंड करके कुछ है ना। और सोचो यार, एक बेचारा आर्टिस्ट इतनी मेहनत करके स्केचिंग सीखते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, मिनटों सेकंड में उसका करियर खत्म है बेचारे, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉक कोड फॉर कोटेशंस। The HTML block quote element defines a section that is quoted from another source. So browser usually indent block quote element. इस तरह से हमें इनसाइडेड मिलेगा बोथ साइड से। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी स्टैट को अपनी वेबसाइट पर अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे वर्ड स्ट्रीम में काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, अगर आपको वहाँ पर कोई ऐसा लगता है कि कोई कोड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी वेबसाइट में लगाना है, तो आपने ब्लॉक कोड में ऐड करना है। ध्यान रखना, एक्सटर्नल कंटेंट जो भी होगा, जो आपको लगता है मेरा नहीं है किसी और का है, उसको ब्लॉक कोट में डालना होता है। नेक्स्ट आता है क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशन। सो द HTML क्यू टैग डिफाइंस अ शॉर्ट कोटेशन। ब्राउजर नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक डिफाइन किया इस तरह से, और हमने क्यू एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। आउटपुट में जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्वर्टेड कोड दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब आप ये कहोगे भैया ये तुम कीबोर्ड से भी कर सकते, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? चलो प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, अगर आप इसको रिप्लेस करते हो अपने कीबोर्ड के इन्वर्टेड कोड से, तो आपको वो स्टाइल नहीं मिलेगा जो वहां पर पहले मिल रहा था हमें। डिफरेंस समझ आ रहा है? अगर आपने क्यू के साथ इसको देखा होगा तो वहां पर क्या था, प्रॉपर कर्व आपको उसी फ्लो में दिखाई देते हैं जिस तरह से इन्वर्टेड कोड विजिबल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्यू का इस्तेमाल करना है, कीवर्ड से इन्वर्टेड कोड कभी नहीं प्लेस करना है। नेक्स्ट, abbreviations. The HTML tag defines an abbreviation for or an acronym जैसे कि like HTML, CSS, Mr, Doctor, ASAP, FYI and ATM। तो जैसे कई बार कुछ लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होती, भाई आपने जैसे लिख दिया FYI, जैसे कि इसका फुल फॉर्म हो गया फॉर योर इन्फॉर्मेशन, किसी को नहीं पता तो उसको पता चलना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा? जैसे विजिटर माउस लेके आएगा इसका फुल फॉर्म रिवील हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने क्या करा, WHO को रैप किया एब्रिविएशन टैग में, और टाइटल इक्वल टू फुल फॉर्म यहाँ डिफाइन किया हमने इसको। सो मार्किंग एब्रिविएशन कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन्स। टिप, use the global title attribute to show the description for the abbreviation or acronym when you mouse over the element। HTML5 में इसका नेम हो गया एब्रिविएशन, HTML4 में इसको हम लोग जानते थे एक्रोनियम के नाम से, अब ये डिसकंटिन्यू हो गया एक्रोनियम। नेक्स्ट, एड्रेस।
अगर आप अपनी वेबसाइट में एड्रेस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी डेडिकेटेड एड्रेस एलिमेंट मिलेगा आपको, जनरली जो कॉन्टैक्ट के पेज पर आता है या फिर फुटर में होता है. The HTML address tag defines the contact information for the author, owner of a document or an article. The contact information can be an email address, URL, physical address, phone number, social media handle, etc. The text in the address element usually renders in italic, and browser will display add a line break before and after the address element, यानी कि एक ब्लॉक एलिमेंट होगा. तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, अब देख सकते हो ना, अगर मैं इटैलिक से लिख दूंगा तब भी सेम ही आउटपुट आ जाएगा, या फिर अगर हम लोग ईएम का इस्तेमाल करेंगे तब भी सेम रिजल्ट होगा. बट एड्रेस में लिखा तब भी सेम ही आ रहा है. बट अगर आप चाहते हो कि कोई अगर गूगल में आपका एड्रेस डाले और आप सर्च हो जाए, तो आपने उन दोनों का यूज़ नहीं करना है, एड्रेस टैग का यूज़ करना है. ठीक है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अगर बनाया गया तो पर्पसली डिज़ाइन किया गया. ठीक है, तो एड्रेस टैग के अंदर अपनी जो लोकेशन है, वर्चुअल या फिजिकल लोकेशन या आपका ईमेल आईडी, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो एड्रेस में डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट, सिचुएशंस. तो इसमें आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो किसी नेम को. ठीक है, लेकिन किसी पर्सन का नेम आपने डिफाइन नहीं करना है. एग्जाम्पल के लिए आप बुक का नेम, पोएम का नेम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग, स्कल्पचर. तो जैसे ये मैगजीन एक पेंटिंग है हमारी जो कि 1893 में बनाई गई थी, दी स्क्रीम. तो ये नेम आपने सिचुएशन में डिफाइन करना है. तो ये भी सर्च में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है वीडियो बाय डायरेक्शनल. तो जनरली हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट. इसमें हमें यहाँ पर dir का यूज करना है एट्रीब्यूट, और आप यहाँ लिखेंगे राइट टू लेफ्ट. तो एक तो राइट टू लेफ्ट होगा प्लस मिरर फॉर्म में भी आएगा. इस तरह से चेंज हो गया ना. अब सवाल आता है कि हमें क्या फायदा होगा इसका, है ना. तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे. देखिए, इंग्लिश यूएस या यूके बेस्ड जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पर उस तरह का लैंग्वेज यूज हो रहा है, वो सब चलता है लेफ्ट टू राइट. जितनी भी अरेबिक कंट्री वो चलती है राइट टू लेफ्ट. सो एग्जांपल के तौर पर हमारे यहाँ का जो पेमेंट का पेज होता है और जो उनके यहाँ का पेमेंट का पेज होता है अरेबिक कंट्रीज का, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो. अरेबिक में अगर कोई सिंटेक्स लिखा जाएगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप यहाँ आता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट. यही आपका वीडियो बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट. ठीक है, तो हमारे काम में नहीं आता. जब हम लोग खासकर इनके लिए काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज के लिए, तब हमें ज़रूरत आती है इसकी. कमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप किसी लाइन को डिसेबल करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे. जैसे HTML comments are not displayed in the browser but they can help document your HTML source code. तो ये HTML कोड, सोर्स कोड जो होता है हमारा, उसको डॉक्यूमेंट क्यों करना होता है? देखिए, अगर आप इंडिविजुअली काम करें तब आपको ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन डालने की ज़रूरत नहीं होती है. बट जब आप टीम वर्क करते हैं, हो सकता है कि आप एक किसी कंपनी का पार्ट है, किसी ग्रुप का पार्ट है, और ड्यू टू एनी रीज़न आप ऑफिस नहीं जाते हो, तो आपके एब्सेंस में आपके कोड को कोई दूसरा पर्सन भी मैनेज कर पाए इजीली. तो चलो इस कोड में आते हैं. ये हमारे इस पेज का कोड हम लोग देख रहे हैं. तो क्या लिखा है यहाँ पर? रिक्वायर्ड मेटा टैग्स, जो कि हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे. ऑलरेडी डिफाइंड भी है. यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है, तो उसका वर्जन यहाँ पर मेंशन है. हमें यहाँ पर लिखकर बताया हुआ है कि नैबर अगर लगाना है तो कहाँ लगाना है? इस एरिया में, हेडर के अंदर. इसी तरह से फुटर अगर हम लोग बनाएंगे तो फुटर के एरिया में डिफाइन करना है. और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज अगर हमने डिफाइन की है तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज. इससे क्या होगा, जो पर्सन कोड को ओपन करेगा वो इजीली समझ जाएगा कौन सा सेक्शन में क्या कोड चल रहा है.
है ना. दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेड सोर्स कोड. अब इसके हम लोग और बेनिफिट समझते हैं. So you can add comments to your HTML source by using the following syntax. यानी कि आपने less than exclamation mark का यूज करना है और 2 टाइम हाइफन. इन बिटवीन जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आपका क्या होगा, कमेंट आउट हो जाएगा. यानी कि जब लोग ब्राउजर में कोड में जाके देखेंगे सोर्स में, तो वो ग्रीन कलर में आपको इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं जैसे कि प्लेस नैप बार हेयर, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं क्या ये लाइन कहीं हमें दिखाई दे रही है सर्च करने पर, नहीं है ना, बट ये कोड में एग्जिस्ट करता है. तो ध्यान रखना जो भी आप कमेंट में लिखते हैं वो ब्राउजर में रेंडर नहीं होता है. ठीक है, वो सिर्फ कोड में ही रहेगा. नेक्स्ट, नोटिस दैट देयर इज एन एक्सप्लेनेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग. एंड में आपने नहीं रखना है, सिर्फ ओपनिंग में रखना है आपने. Comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. So with comments you can place notification and reminders in your HTML code. So जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन डिफाइन किया, दिस इज अ कमेंट. एक पैराग्राफ हमारे पास है, हमने लास्ट में यहाँ पर फिर डिफाइन किया, रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हियर. तो यहाँ पर आपको सिंगल लाइन प्रिंट मिलेगा, बट वो दोनों लाइन्स आपको यहाँ पर कमेंट आउट मिलेंगे. Next, hide content. Comments can be used to hide content. This can be helpful if you hide content temporarily. अब जैसे हो सकता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और वो कहते हैं भाई ये पार्ट हटा दो, दूसरा पार्ट लगा दो. उसके लिए कहना आसान है. अब आप उसके लिए कोड तो डिलीट नहीं करोगे, आप उस कोड को कमेंट कर दो. हो सकता है वो दोबारा बोले नहीं पहला वाला ही लगा दो, है ना, तो तुमने तो डिलीट कर दिया. और ध्यान रखना कोडिंग के अंदर अंडू एक ही बार होता है अगर नोटपैड पे काम कर रहे हो तो. हाँ, तुम लोग विंडो 11 यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी सुपर पावर है कि तुम मल्टीपल टाइम अंडू कर सकते हो. विंडो 10 में नहीं होता है. देखो मैं दिखाता हूँ आपको. मैं लिखा example1, example2, example3. हमने फाइल को सेव कर दिया. ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर अंडू करोगे तो क्या होगा, जितना आपने लिखा सेव करने से पहले तक वो सब एक साथ चला गया. ठीक है, इसको वापस ले आते हैं रीडू करके. अब मैं यहाँ पर किस तरह से लिखूँगा, ये हमने लिखा 4, फिर हमने सेव किया, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5. ठीक है, और सेव कर दिया हमने. अब अंडू करो, क्या हो रहा है, एक ही बार हुआ. एक बार और अंडू करो तो वही अंडू रीडू बन जाता है. यानी कंट्रोल जेड से ही अंडू होता है नोटपैड में, कंट्रोल जेड से ही रीडू भी होता है. ठीक है, लेकिन विंडो 10 के अंदर भी ये बता रहा हूँ, यानी कि विंडो 10 से नीचे जितनी भी विंडोज आई है उन सभी में सिंगल टाइम ही अंडू होता है. अगर आप लोग विंडो 11 चला रहे हैं तो आपके नोटपैड में ये बेनिफिट है कि आप मल्टीपल टाइम अंडू रीडू कर सकते हो. लेकिन विंडो 10 जो चला रहा होगा ध्यान से काम कीजिएगा, एक ही बार मौका मिलेगा अंडू और रीडू करने का. तो ये पार्ट हमारा क्लियर. नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो हाइड मोर देन वन लाइन. एवरीथिंग बिटवीन इन दिस एरिया विल बी हिडन फ्रॉम द डिस्प्ले. तो जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे, हमने इस बार एक पैराग्राफ और एक इमेज दोनों को कमेंट में रैप किया हुआ इस तरह से. ये दोनों ब्राउजर से देखो डिसेबल हो गए आपके. कंट्रोल यू प्रेस कीजिए, देखिए पार्ट आपका कमेंट में है. तो कमेंट सिंगल लाइन भी हो सकता है, कमेंट मल्टी लाइन भी हो सकता है. और कमेंट अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि मुझे इन फ्यूचर कभी उसमें दोबारा मेंटेनेंस करना पड़ सकता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप अपने लिए मेमोरेबल पॉइंट भी बना के आ सकते हो ताकि आप कोड को देखते समझ आए ये मैंने किस लिए डिफाइन किया था. ठीक है, एक और बेनिफिट, कमेंट जो भी आप कोड कर दोगे उसका वेटेज कभी भी रेंडरिंग में काउंट नहीं होता है. मान लो आपने 10 MB का कोई कोड कमेंट कर दिया तो लोडिंग में वो आपकी साइट की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है. आपकी साइट की परफॉर्मेंस उतने कोड से ही जज की जाएगी जितने कोड को ब्राउजर रेंडर करता है. ठीक है, अगर 100 लाइन है, 50 लाइन कमेंट है, वो 50 लाइन कंसिडर ही नहीं होंगी. ठीक है, तो आप जितना चाहे उतना डेटा कमेंट में डाल सकते हो.
Next, comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML lines of code one at a time to search for error. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोड सही से काम नहीं कर रहा, तो आप स्टेप बाय स्टेप लाइन को कमेंट कर करके चेक करके कर सकते हो. जैसे फोटोशॉप में आप लोग लेयर को ऑन ऑफ करते हो, आई बटन, उस तरह से. हाइड इनलाइन कंटेंट एंड कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड पार्ट्स इन द मिडल ऑफ HTML कोड. जैसे कि इस पैराग्राफ में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ, बट हमने ग्रेट टेक्स्ट को कमेंट में डाल दिया. तो ये दिस इज अ पैराग्राफ रिटर्न हो रहा है, ग्रेट टेक्स्ट क्या हो गया, कमेंट. तो इन बिटवीन भी चलाया जा सकता है. नेक्स्ट, कलर्स. HTML colors are specified with predefined color name और with RGB, जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली चला के देखा किस तरह से यूज करना है. नेक्स्ट क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू. फिर क्या है, HSL, ह्यू सैचुरेशन ल्यूमेंस. RGBA, जो कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, अल्फा. एंड HSLA, इसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं. तो आपके पास मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यानी कि HTML 5.2 एंड CSS 3 की हेल्प से आप इन सभी को भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो इन HTML अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ प्रीडिफाइंड कलर नेम, जैसे कि टोमेटो, ऑरेंज, डॉट्स ब्लू, मीडियम सी ग्रीन. ध्यान रखना कि अगर कोई कलर का नेम मल्टी वर्ड में है तो नेम में स्पेस नहीं होगा. ठीक है. अगर स्पेस लगा दोगे तो कलर एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, विदाउट स्पेस लिखना है. जैसे लाइट ग्रे, स्लेट ब्लू, डॉजर ब्लू, इस तरह से. तो क्या लिखा है यहाँ पर, HTML कितने कलर सपोर्ट करते हैं, 140. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग इसको चला के देखें. देखो हर एक टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमने कलर को डाल के देखा हुआ है, आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है इस तरह से. तो जैसे बैकग्राउंड कलर, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ HTML एलिमेंट. आपको लिखना है स्टाइल बैकग्राउंड कलर, कलर का नेम. इसी तरह से पैराग्राफ में हमने टोमेटो कलर कॉल किया. टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ आप देखेंगे हमने टेक्स्ट को टोमेटो कलर दिया हुआ है, हेडिंग को. इसी तरह से पैराग्राफ में डॉट्स ब्लू एंड इस नेक्स्ट पैराग्राफ में मीडियम सी ग्रीन कलर दिया हुआ है. आप बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं. इसके लिए आप डिफाइन करेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल इज अ थिकनेस ऑफ बॉर्डर, सॉलिड इज अ स्टाइल ऑफ बॉर्डर एंड टोमेटो इज अ कलर. कलर वैल्यूज, तो कलर को किस किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. बैकग्राउंड कलर, जैसे कि सीधे कलर का नेम. RGB मोड में आप लिख सकते हैं. हेक्साडेसिमल वैल्यू में आप लिख सकते हैं. ह्यू सैचुरेशन ल्यूमेंस में आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से. और ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ है, अल्फा ए के साथ भी चला सकते हो. सो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली अप्रोच कौन सी, किसका हम लोग यूज़ करेंगे. तो देखिए अगर आपको लगता है कि कलर एकदम कंफर्म है कि रेड है, तो कोड या नेम कुछ भी चला सकते हो. लेकिन अगर वेरिएशन आपको लग रहा है तो उस कंडीशन में आप उसके साथ जाएंगे RGB के. और अगर आपको वेब सेव कलर का कोड मिल रहा है तो फिर आप उस कंडीशन में हेक्साडेसिमल के साथ जाएंगे. ठीक है. ये आपके कलर्स होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना CSS, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS आपको समझाया जाएगा. अभी के लिए आप इन फाइल्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए, खुद से कोड लिखिए, और कहीं भी कोई दिक्कत फेस करते हो तो डिस्कस कीजिए. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो अभी कह सकते हो, बाकी मौका नेक्स्ट क्लास में मिलेगा. चलिए फाइल शेयर करते हैं आपके